नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। ये जो ओटाइटिस मीडिया है ये हमारे ईयर का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारे मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर जाता है। ठीक है, आज हम लोग चल बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन है। इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज द इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर यूजुअली लास्ट फॉर 6 वीक। ये जो होता है मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है जो कि यूजुअली 6 मंथ के में दिखती है। द कॉजेस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मोरेक्जिला कैटर कैटरहिलिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मतलब कह रहा है कि जो ये हमारा जो ओटाइटिस मीडिया होती है वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड मोरेक्जिला कैटर कैटरहिलिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन। ये जो होता है चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन का मतलब चिल्ड्रन के अंदर अधिकतर ये पाया जाता है, देखने को मिलता है इस प्रकार की कंडीशन। द पाथवे of for bacteria is contaminated secretion in nasopharynx, which will be reached in the ear by the eustachian tube and tympanic membrane perforation। मतलब कह रहा है कि जो कंटामिनेटेड सिक्रीशन होता है नोजोफेरिंक्स के अंदर, नोजोफेरिंक्स के अंदर जो कंटामिनेटेड सिक्रीशन होती है वो क्या होता है, वो जो होता है हमारे स्टेशन ट्यूब के थ्रू। ये स्टेशन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जाता है, हमारे ईयर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे क्या करता है इन्फेक्शन कॉज करता है और वहां पे जाकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन करता है। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, वहां पे जाकर के वहां पे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें होल कर देता है। ठीक है, इसके कॉजेस के बारे में, इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, मतलब कि ओटाइटिस मीडिया जो होती है वो कैसे कॉज करता है। तो पहला जो इसका कॉजेस है वो वायरल वायरल अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब कह रहा है कि जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर इन्फेक्शन कर जाता है। फिर अगला है हमारा एलर्जिक रिलेटेड, मतलब एलर्जी से कैसे कैसे कॉज करता है, कौन कौन से ऐसे एलर्जिक होते हैं जिसके कारण ये कॉज करता है। तो पहला दिया है एलर्जिक रिनाइटिस इन्फेक्शन। रिनाइटिक इन्फेक्शन के कारण ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन, जो हमारे फेस के ऊपर जो साइनस प्रेजेंट होते हैं उसके इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज करती है। फिर अगला है इनलार्ज लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारा लिम्फोइड टिश्यू होती है उसका नंबर क्या होता है, लार्ज हो जाता है, वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी हमको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि जो हमारा ओटाइटिस मीडिया होती है वो कैसे कैसे कॉज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है इन्फेक्शन विया स्टेशन ट्यूब। मतलब कह रहा है कि जो हमारा स्टेशन ट्यूब होती है उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि जो हमारा स्टेशन ट्यूब होती है वो क्या करता है, इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड सिक्रीशन जो होती है वो क्या होता है स्टेशन ट्यूब के थ्रू हमारे ईयर के अंदर आता है। तो वही यहाँ पे दिया है कि जो ये इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन विया द स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब के थ्रू क्या होता है इन्फेक्शन मिडल ईयर के अंदर कॉज करता है। फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, फिर मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ पस एंड फ्लूइड, फिर उसके बाद मिडल ईयर के अंदर पस का या फिर फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। फिर बल्जिंग ऑफ ईयर ड्रम, और जो ईयर ड्रम के अंदर क्या होता है बल्जिंग होती है जिससे कि ये पेन हमको देखने को मिलती है। फिर थिनिंग ऑफ ईयर ड्रम, जो हमारा ईयर ड्रम होती है वो क्या होता है मोटी हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, जिससे कर वहां पर वह मोटी हो जाती है। फिर ईयर ड्रेनेज, फिर इसके बाद ईयर से क्या होता है हमारा ड्रेनेज होता है, पस का सिक्रीशन होता है या फिर फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि हम जो ओटाइटिस मीडिया होती है वो कैसे कॉज, मतलब कि उसका जो अगर इन्फेक्शन कॉज कर गया तो हमको क्या क्या देखने को साइन एंड सिम्टम्स मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो दिया है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, पहला दिया है ड्रेनेज फ्रॉम ईयर। ईयर के अंदर से क्या होता है ड्रेनेज होगा, फ्लूइड एंड या पस का फॉर्मेशन होगा, पस का ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज मतलब बाहर निकलेगा। पेन में बी इंटेंस व्हेन देयर इज परफोरेशन। अगर हमारे मिडल ईयर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर परफोरेशन होता है तो वहां पे हमको पेन देखने को मिलेगी। फिर अगला है हमारा
फीवर फीवर भी हमको दिखने को मिलेगा। फिर देयर में बी चेंज ऑफ हियरिंग लॉस, और वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है यहाँ पे, नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू इम्बैलेंस इन मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर इम्बैलेंस अगर होगा तो उसके कंडीशन में न्यूजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद perforation of tympanic membrane may be develop chronic otitis media if it not a proper care given। अगर जो हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होती है, अगर इसको टाइम से अगर हम केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, टाइम से अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होती है वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। ठीक है। फिर अगला अगला है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन एज सिम्टम्स इंक्लूड्स मेनिंजाइटिस ब्रेन एब्सिस। जो हमारा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, मेनिंजाइटिस होती है या फिर ब्रेन एब्सिस देखने को मिलेगी। फिर अगला हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम द ऑटोस्कोप वी विल फाउंड सैक विथ वाइट डिग्री डिजेनरेटेड फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है कि जब हम ऑटोस्कोप की सहायता से जब हम मिडल ईयर के अंदर एग्जामिन करेंगे तो उसमें हमें जो दिखाई देगा, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके पीछे क्या होता है, व्हाइट कलर के फ्लूइड जो होता है, व्हाइट कलर के जो व्हाइट कलर का फ्लूइड हमें देखने को मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे। अगला साइनस सिम्टम्स देखने को मिलेगा, विजुअल क्लीन विच इज कॉल्ड एज क्लोडमाटा। मतलब जो हमारा जो फ्लूइड होती है वो विजुअल होती है, जो हमको दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है क्लोडमेटा के नाम से भी जाना जाता है। इट लुक्स लाइक व्हाइट मास, जो कि व्हाइट मास के रूप में दिखाई देता है। फिर अगला है, वी कैन आल्सो we can also see mastocytitis, which is inflammation of mastoid bacteria for the middle ear can travel into the air cells of the mastoid bone due to blockage in the drainage of the ear, it will lead to mastocytitis। मतलब कह रहा है कि mastocytitis which is inflammation of the mastoid bone। मतलब ये जो mastocytitis होती है वो क्या होता है, ये जो हमारा मेस्टॉइड बोन होती है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इस कंडीशन को कहा जाता है मेस्टाइटिस। ठीक है। यह तब होता है जो बैक्टीरिया क्या करता है, मिडल ईयर के अंदर ट्रेवल कर जाती है और वहां पे ब्लॉकेज करके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस कंडीशन इन्फेक्शन कॉज करता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मेस्टॉइडिस। मतलब क्या होता है, मिडल ईयर के अंदर जो हमारा मेस्टॉइड बोन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, उस कंडीशन को कहा जाता है मेस्टॉइटिस। फिर अगला हमारा साइन एंड सिम्टम्स है, एज अ कॉम्प्लिकेशन मैनिफेस्टेशन आर क्लिनिकल मैरकैंसिन। मतलब कह रहा है कि अगर इसका जो अगर अदर कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन हमको क्या क्या दिखाई देगा। पहला जो है फेशियल पैरालिसिस, जो मतलब हमारा जो फेस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो क्या होता है, हमेशा सैड के रूप में होगा। मतलब कि उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, फेस पे बहुत हमेशा सैडनेस होगी, पेनफुल ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे कि क्या होता है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आ गया हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग का मतलब होता है कि हमको क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग फील होगी। फिर उसके बाद ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। एंड आल्सो अफेक्ट द विजन, और क्या होगा जब ब्लड क्लॉट होगी तो ये क्या करता है, हमारे विजन को भी अफेक्ट करने का काम करेगा। फिर हियरिंग लॉस होगा, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वर्टिगो, वर्टिगो इज अ कंडीशन, वर्टिगो वह कंडीशन होती है जिसमें कि हमें क्या होता है, बार बार चक्कर आना फील होता है या चक्कर आता है, उस कंडीशन को कहा जाता है वर्टिगो। वर्टिगो मेनिंजाइटिस ब्रेन एब्सिस, यानी कि ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगी। कहते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब ओटाइटिस मीडिया अगर हो जाता है तो हम कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहला जो हमारा डायग्नोसिस मैनेजमेंट है, विल वी विल यूज ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन ईयर इनसाइड विविंग स्टेटस ऑफ द ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कह रहा है कि ये वह कंडीशन होती है, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑटोस्कोप की सहायता से जो हमारा ईयर ईडर के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज किया है उसके व्यू को देख सकते हैं, उसकी स्टेटस को हम एग्जामिन कर सकते हैं। फिर अगला है, वी विल आल्सो डू द ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन टू चेक द मूवमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
और ईयर ड्रम। हम ऑटोस्कोप की सहायता से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम के मूवमेंट को भी एग्जामिन कर सकते हैं। वी विल गो फॉर सीबीसी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये ओटाइटिस मीडिया कॉज किया गया है। If acute otitis media get converted into the chronic stage, we will go for the CT scan. अगर हमारा acute otitis media कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक स्टेज में, तब हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है। मतलब कि जब यानी कि जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट होता है तो हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। फिर अगला लिखा है टिम्पैनोसेंटेसिस। सेम टिम्पैनोसेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर होती है। ठीक है। ये जो होता है कब करते हैं, ठीक है, बात करते हैं इसके आगे। इन दिस प्रोसीजर द डॉक्टर रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम योर चाइल्ड मिडल ईयर एंड टेस्ट फॉर वीज वायरसेस एंड द बैक्टीरिया। मतलब इस जो टिम्पैनोसेंटेसिस जो प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर में जो डॉक्टर होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे से फ्लूइड को क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा। मतलब क्या करे, फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद उसको एग्जामिन के लिए भेज देगा आगे वायरस या बैक्टीरिया के ग्रोथ के देखने के लिए, यानी कि कौन से बैक्टीरिया का कारण हुआ है या फिर वायरस के कारण हुआ है ये इन्फेक्शन कॉज किया गया है। ठीक है। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, देयर प्रोवाइडर में रिकमेंडेड, देयर प्रोवाइडर में भी रिकमेंडेड टिम्पैनोसेंटेसिस एज अ ट्रीटमेंट आल्सो। अगर हमें क्या हो ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टिम्पैनोसेंटेसिस करा सकते हैं। फिर अगला लिखा है, द डॉक्टर आल्सो कॉल द ऑडियोलॉजिस्ट वी परफॉर्म्स द हियरिंग टेस्ट टू डिटरमाइन अबाउट हियरिंग लॉस। अगर वह डॉक्टर जो हमारे हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करने के लिए जो चीजें अप्लाई करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट का ही मतलब होता है कि उसे ऑडियो सुना करके उसको एग्जामिन करना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हियरिंग लॉस इज अ कॉमन सिम्टम्स इन ईयर इन्फेक्शन। जो ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें जो हमारा हियरिंग लॉस होता है ये कॉमन देखने को मिलता है। एंड इन द केस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडल ईयर, और इस केस में मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगला डायग्नोसिस, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एकॉस्टिक रिफ्लेक्टो reflectometry is a procedure in which we use sound wave to check for fluid in your child middle ear। मतलब कह रहा है ये एक प्रोसीजर होती है, एक डायग्नोसिस प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टोमेट्री प्रोसीजर को अप्लाई करके चाइल्ड के अंदर क्या जो उसके साउंड वेव, सॉरी एक मिनट, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एकॉस्टिक reflectometry is a procedure in which we use sound wave to check for fluid in the children middle ear। मतलब कह रहा है रिफ्लेक्टोमेट्री एक प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर में चाइल्ड के मिडल ईयर के अंदर जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का ट्रीटमेंट, एक प्रकार का डायग्नोसिस किया जाता है। फिर अगला है हमारा टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। टिम्पैनोमेट्री होता क्या है, ठीक है, चलिए बात करते हैं टिम्पैनोमेट्री के बारे में। तो इन दिस प्रोसीजर वी विल use small amount of the air pressure in the sound waves to assess the condition of a मिडल ईयर बाय मेजरिंग हाउ द ईयर ड्रम्स मूव एज अ रिस्पॉन्स। मतलब कह रहा है यह भी एक प्रकार का प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में हम क्या करें, मिडल ईयर के अंदर कुछ प्रेशर, एयर का प्रेशर डालेंगे एंड साउंड वेव डालेंगे, जिससे कि हमको क्या पता चल सके, उसके ईयर ड्रम का कंडीशन पता चलता है कि वो कैसा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि अगर ओटाइटिस मीडिया होती है तो हम कैसे मैनेजमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला ये इसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्रेनेज विल बी selected specific medicines that will help in fast recovery of the ओटाइटिस मीडिया। मतलब कह रहा है कि जिस प्रकार की कंडीशन होती है पेशेंट की उस तरीके से हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करके उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं और कौन कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो जल्दी से रिकवर हो सके। ठीक।
तो लिखा है डू टू इंटेंस आर एक्यूट पेन वी विल एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्यूट पेन होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक में कौन कौन से ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे? पहला जो ड्रग्स है वो है इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। ये दो ड्रग्स है जो कि हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिफर कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है हमारा we will administer antibiotics such as amoxicillin, क्लेवुलानेट एंड पोटेशियम क्लेवुलानेट। मतलब कह रहा है कि अगर किस पेशेंट को अगर काज किया गया है एंटीबायोटिक अगर हमें देना होता है, एंटीबायोटिक को तब देते हैं जब पेशेंट को किसी बैक्टीरिया का लक्षण दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक देते हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो सके। तो उसमें हम एमो एमोक्सिसिलिन क्लेवुलानेट या फिर एंड पोटेशियम क्लेवुलानेट, ये दो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा we will administer some fluid to maintain the body fluid balance which will become इम्बैलेंस ड्यू टू द नोजिया एंड वोमिटिंग। कह रहा है कि अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग के कारण अगर उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है, उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे जिससे कि उसकी जो डिहाइड्रेशन हुई है वो रिकवर हो सके। फिर उसका वी विल एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक ड्रग्स सच एज द बोमिकाइंस एंड पेरिनॉर्म। मतलब कह रहा है कि अगर पेशेंट को वोमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बोमिकाइन एंड पेरिनॉर्म मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगली प्रोसीजर है, अगली मेडिसिन है वी विल वी एडमिनिस्टर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स सच एज द sulfasalazole or amoxicillin. It will be dependent as and on weight of the patient। मतलब कह रहा है कि हम उसको क्या कर कुछ और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे कि वो एंटीबायोटिक है, पहला जो है वो है सल्फिसोक्जोल और दूसरा है हमारा एमोक्सिसिलिन। ये दो मेडिसिन है जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, वो भी प्रोवाइड करते हैं तो उसके वेट के अकॉर्डिंग करवा करते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा सल्फी सल्फिनो सल्फिसोक्जोल जो मेडिसिन है वो क्या है 35 mg पर केजी के हिसाब से वंस और ट्वाइस अ डे हम दे सकते हैं। मतलब कोई वही पेशेंट अगर उसके वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको 35 mg पर केजी, हर एक केजी के अकॉर्डिंग 35 mg हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा है एमोक्सिसिलिन, ये जो होता है 20 mg पर केजी वंस और ट्वाइस अ डे। यानी कि एमोक्सिसिलिन ये मेडिसिन जो होती है वो क्या होता है पर केजी के हिसाब से हम 20 mg मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं दिन में एक बार या दो बार। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो है we will advise for not using any needle like a structure for cleaning the drainage due to which acute condition become chronic। मतलब क्या इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरीके का क्लीनिंग करनी है तो यानी कि जो ईयर है, ईयर के अंदर किसी भी प्रकार की क्लीनिंग करती है, ड्रेन को हमको क्लीन करना है तो उसको क्लीन करने के लिए हम नीडल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीडल का हम यूज करेंगे तो जो एक्यूट कंडीशन होती है वो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। वी विल एडवाइस फॉर यूजिंग कॉटन स्वैब फॉर क्लीनिंग ऑफ द अनयूजुअल ड्रेनेज। यानी अगर अनयूजुअल ड्रेनेज हो रही है, ईयर के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रही है, अब उसको हमको क्लीन करने के लिए कॉटन स्वैब का यूज करना पड़ेगा। ठीक, वी विल एडवाइस फॉर द मेरिंगोटोमी इन विच वी परफॉर्म सॉरी परफोरेट द ईयर ड्रम एंड ड्रेन द फ्लूइड। मतलब कह रहा है जो मिरिंगोटॉमी एक प्रोसीजर होती है, इसमें इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके पीछे जो फ्लूइड स्टोर हुआ है, जो फ्लूइड है उसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सा उसमें परफोरेशन कर देंगे, उसके अंदर छेद कर देंगे जिससे कि जो फ्लूइड है वो क्या होगा बाहर आ सके। ठीक है, फिर अगला है वी विल एडवाइस टू द मदर फॉर breastfeed during the first 6 to 12th month. Antibiotic in the breast milk fight viruses and the bacteria that cause infection such as the odoxil।
500 mg। मतलब कह रहा है कि हम क्या करेंगे, मदर को हम एडवाइस देंगे कि वो अपने बेबी को 6 से 12 मंथ तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे, जिससे कि जो क्या करें, उसको एंटीबॉडी मिल सके और जो जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया होता है उसको आसानी से वो किल कर सके और इन्फेक्शन से बचे जा सके। फिर अगला है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। वी विल आल्सो एडवाइस वी विल आल्सो एडवाइस द पेरेंट्स फॉर अपडेट वैक्सीनेशन। तो कह रहा है कि हम पेरेंट को भी और एडवाइस करेंगे कि हमेशा अपने बेटे को या भी किसी भी जो उनका बच्चा है उसको अब हमेशा क्या करेंगे, वैक्सीनेशन कराते रहेंगे टाइम टाइम पे, जो जिस प्रकार की वैक्सीनेशन है जो उसको टाइम टाइम पे लगनी चाहिए वो सारी वैक्सीनेशन को हमको उसको प्रॉपर देनी चाहिए। फिर इसका वी विल एडवाइस फॉर ORS एंड कोकोनट वाटर फॉर द रिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग के दौरान उसको रिहाइड्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ORS या फिर कोकोनट वाटर दे सकते हैं। वी विल आल्सो एडवाइस फॉर नॉट ट्रेवलिंग सो मच। और हम पेशेंट को और ये भी एडवाइस करेंगे कि क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल ना करें, मतलब कम से कम ट्रेवल करें। उसको ट्रेवलिंग में से भी हम रोकेंगे कि कुछ समय तक वो ट्रेवल ना कर सके, जिससे कि वो जो उसका इन्फेक्शन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, मोटाइटिस मीडिया की जो कंडीशन है, वो क्या होता है, ज़्यादा आगे आगे बढ़ ना सके, ठीक है, उसको जल्दी से रिकवर किया जा सके। थैंक यू क्लास। थैंक यू दोस्त।